नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। बिहार में जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी और घबराई हुई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता यह दिखावा कर रहे हैं कि विपक्षी दल जो बैठक कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ रही है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमारे देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया था और आज 48 वर्ष बीत चुके हैं आपातकाल लगे हुए। ऐसे में 25 जून यानी कि जो कल बीत चुका है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हैं और उस वीडियो में आपातकाल की निंदा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी या व्यक्ति विशेष से देश के लोकतंत्र को खतरा हो, निश्चित तौर पे उसका विरोध होना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है, एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लें। लेकिन यह सारे विरोधी मिल करके यह सोचते हैं कि हम 2024 में देश के लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस के साथ मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे, तो यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने के सिवा कुछ नहीं। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और मुझे 80 की 80 लोकसभा सीटों में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में 2014 में 272 प्लस का नारा दिया गया और अकेले भारतीय जनता पार्टी 283 कमल खिला करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा की शुरुआत किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल गए, लेकिन इसके बाद भी 64 सांसद, 51% वोट। यह भी एक जनादेश ऐसा था जिस जनादेश का कोई जवाब नहीं है। मैं जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। 2024 के लिए भी मैं देख रहा हूं कि देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बना दिया है। चुनाव जब भी होंगे, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन विजय प्राप्त करेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को जो अदा कर रहे हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे। देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं, भारी भरकम पूरे दुनिया के देशों का निवेश आ रहा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, भारत का डिजिटलीकरण हो रहा है। आज दुनिया के हर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन पाना अपना सौभाग्य मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, ऐसा नेता इस भारत को विश्व गुरु बनाता है, ऐसा नेता इस देश के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाता है, ऐसा नेता इस देश की माताओं बहनों का सशक्तिकरण करके बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को के लिए सब कुछ करने के लिए समर्पित रहता है और देश की जैसे बेटों का सम्मान वैसे बेटियों का सम्मान। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं उनको बंद करना, देश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, हर गांव तक पक्की सड़क बनाना, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाना, किसान का एक भी दाना बर्बाद ना हो, एक भी फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन बनाना, यह सब करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान कर रहा है, आगे करेगा। आज आपातकाल दिवस पर, जिसे हम काले दिन के रूप में मना रहे हैं, हम कांग्रेस के
इन काले कारनामों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं और लोकतंत्र को बचाए रखने की शपथ लेते हैं। भारत माता की जय। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, विपक्ष को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा के कारण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुनः डिप्टी सीएम बनने में कामयाब हुए, नहीं तो डिप्टी सीएम अपनी सीट भी गंवा बैठे थे। ऐसे में जिस तरह से डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों में 80 सीटें जीतने जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है? अब आइए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के बीते 9 साल के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर काशी आए थे। उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो गंगा मैया को भी लगा कि कम से कम मेरा एक बेटा और एक ऐसा भक्त है जो मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है और अब मेरे अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई हो जाएगी। गंगा मैया ने खुले दिल से अपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया और काशी से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 9 साल बीत चुके हैं और गंगा मैया आज भी इंतजार कर रही हैं कि मेरा बेटा मेरी सुध कब लेगा। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी आज भी गंगा मैया के अंदर की जो गंदगी है वो साफ नहीं हो पाई है। अब एक बार हो सकता है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से काशी से चुनाव लड़ें और फिर से गंगा मैया से वादा करें कि अब की बार जीतने के बाद आपके अंदर जितनी भी गंदगी है और जितने भी पाप हैं वो सारे धुल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं 2017 में जब प्रधानमंत्री के एक आदेश के कारण हमारे देश के नागरिक 3 महीने तक लाइन में लगे रहे और भारत के नागरिक यह सोच रहे थे कि हमने जिसे प्रधानमंत्री बनाया है और उस प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नोटबंदी तो आप लोगों को याद है, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे आते हैं टीवी पर और ये कहते हैं कि आज से हमारे देश में पुरानी जो करेंसी हैं 500 और 1000 की वो बंद हो जाएंगी। किस तरह से भारत के लोगों ने 3 महीने तकलीफें सहकर लाइन में लगे, लेकिन नोटबंदी का नतीजा 0 निकला। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हों या मंत्री हों, उनका दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन नोटबंदी जब पूरी तरह से फ्लॉप हुई तो उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि नोटबंदी का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 में जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने थे उसके ठीक पहले बालाकोट में 40 जवान शहीद हुए थे और उन जवानों को ले जाने के लिए विमान की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने उनको विमान नहीं उपलब्ध कराया था, जिसके कारण उन्हें बाई रोड जाना पड़ा और बालाकोट में एक बम धमाका होता है जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। उन शहीदों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा और सत्ता में पुनः वापसी हुई, लेकिन आज भी उन जवानों के परिजन यह इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बेटों को न्याय कब मिलेगा। अब आइए बात करते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने सांसदों के साथ साथ देश के सभी सांसदों से एक अपील की थी कि अपने अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लीजिए और उस गांव को स्मार्ट गांव बनाइए। लेकिन क्या हुआ? भारत का कौन सा गांव ऐसा है जिसे किसी सांसद ने गोद लिया हो और वह स्मार्ट गांव में
तब्दील हो गया। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि देश की सड़कें बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों से एक वादा किया था कि आने वाले 3 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन वह कार्यकाल बीत चुका है और योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश के 80 जनपदों में से किसी एक जनपद का नाम बताएं जिस जनपद की सड़कें पूरी तरह से ठीक हों, जिसमें वाहन फर्राटा भर रहे हों। डिप्टी सीएम कानून व्यवस्था को बहुत ही उत्तम बताते हैं, तो आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले की घटना याद होगी। लखनऊ के सिविल कोर्ट में जज साहब के सामने एक गैंगस्टर को गोली मार दी गई और अपनी जान बचाने के लिए जज साहब को मेज के नीचे छिपना पड़ा। अभी 2 दिन पहले ही उन्नाव के एक पत्रकार को एक भूमाफिया गोली मार देता है और 2 दिन बाद उसकी FIR लिखी जाती है। वह पत्रकार अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन से सुरक्षा कर्मियों की मांग कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसकी मांग को अनसुना कर दिया। साथ ही साथ उस पत्रकार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन प्रशासन कानों में तेल डालकर सोता रहा। डिप्टी सीएम यह भी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और साथ ही साथ हमारे देश की बेटियों को प्रोत्साहित करने में प्रधानमंत्री का अहम योगदान है। एक बाहुबली सांसद के खिलाफ यौन शोषण के मामले को लेकर हमारे देश की पहलवान बेटियां धरने पर बैठी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया यह किसी से छिपा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गरमाया। उसके बाद उन बेटियों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पहलवान बेटियों को ही झूठा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। डिप्टी सीएम जिस तरह से कहते हैं कि हमारे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, यदि पकौड़े तलना ही रोजगार कहलाता है तो हमारे देश के तमाम करोड़ों की संख्या में जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। वो पढ़ाई में जो लाखों रुपए अपने बच्चों पर खर्च करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप भी एक ठेलिया खरीदें और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में देश का सहयोग करें और साथ ही साथ अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने में अहम भूमिका निभाएं और आत्मनिर्भर बने। पढ़ाई में समय क्यों खराब कर रहे हैं? आखिर देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी भी तो आप युवाओं की है। इस देश में सत्ता पक्ष से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सभी मुद्दों पर यदि कोई पत्रकार सरकार से सवाल करता है तो उस पत्रकार को देशद्रोही बता दिया जाता है। आपको तो याद होगा अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र अमेठी में गई हुई थी और वहां पर स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ने सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश की थी, सवाल भी नहीं पूछ पाया था कि उस पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और स्मृति ईरानी ने कहा कि क्षेत्र की जनता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर जिस क्षेत्र की जनता ने सांसद महोदया को चुना है उन्हीं जनताओं की समस्याओं को लेकर यदि कोई पत्रकार सवाल करता है तो क्षेत्र की जनता का अपमान कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा नहीं दिला देंगे तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर